वेलकम वेलकम बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है सुनील सर की क्लास में। एक बार मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं पूजा एकेडमी के चैनल पर। बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। आज क्लास 11 से जनरल एंट्री वाला लेक्चर मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट कराया था, जनरल एंट्री क्लास 11 का, है ना। तो आज उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। मैंने कहा था कि वीडियो काफी लंबी हो रही है, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में इसको और एक्सपेंड करेंगे। मैं चाहता हूं बच्चों कि आपके बेसिक लेक्चर ज्यादा हो जाए, लेकिन आपके कंटेंट पूरे होने चाहिए। मैं नहीं चाहता कि सिर्फ 30 मिनट के वीडियो में मैं सिर्फ शॉर्टकट बता दूं और आपका काम खत्म हो जाए। नहीं, मेरा ये मानना है कि कंटेंट पूरे करने के लिए यदि मैं 2 से 3 लेक्चर भी करना पड़े तो भी बढ़िया है, सफिशियंट है। क्योंकि उन बच्चों के लिए मैं वर्क कर रहा हूं जो बच्चे मतलब फाइनेंशियली कई बार क्लासेस वगैरह नहीं ले पाते हैं, तो YouTube के माध्यम से वो फ्री में और बेटर क्लास ले पाए। इसलिए लेक्चर हमारे हो सकते हैं 2 से 3 हो जाए, बट हमारे कंटेंट पूरे होने चाहिए। बस मैं इसको लेकर काम कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो आज चलते हैं लेक्चर नंबर 2 में, जनरल एंट्रीज, जो कि मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी थी और ये बता दिया था, परचेज तक मैंने करा दिया था, परचेज और सेल्स तक करा दिया था। अब उसके आगे ले रहा हूं बच्चों, इसलिए पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहना और समझते रहना, अपने नोट्स बनाते रहना और अच्छे से कहीं पे लिख के रखना, क्योंकि इन फ्यूचर आपके बहुत काम आने वाला है। इस बात को आप ध्यान रखना। कंटेंट मैं पूरे लेकर आऊंगा, कंटेंट पूरे होंगे तो स्टूडेंट भी सेटिस्फाई होंगे कि हाँ जी सर, हमें पूरा कंटेंट मिल गया YouTube के माध्यम से। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और हमें सपोर्ट भी करेंगे। अच्छा लगता है तो बच्चों, हमारे वीडियोस यदि आप लोग को अच्छे लगते हो तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल पूजा एकेडमी, ठीक है। और बेल आइकन दबाना ना भूलें, सारे नोटिफिकेशन हमारे वीडियोस के आपको मिलते रहेंगे। ओके बच्चों, तो चलते हैं लेक्चर पे। तो बच्चों आगे देखते हैं आज का जो टॉपिक ले रहा हूं बच्चों। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं रिटर्न्स के बारे में। रिटर्न्स, जनरल एंट्री को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, उसमें रिटर्न्स ले रहा हूं। पिछले क्लास में मैंने परचेज और सेल्स लिया था, परचेज अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। मैंने आपको कहा था कभी भी आप जब जनरल एंट्री करते हो उसमें गुड्स लिखा आता है, गुड्स। तो गुड्स यदि हम परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट से दिखाना होगा, और यदि सेल करते हैं तो सेल्स अकाउंट से दिखाना होगा। परचेज करते समय क्या होता था, गुड्स आता था तो परचेज अकाउंट डेबिट होता था, ठीक है। और सेल में क्या होता है, गुड्स चला जाता है तो परचेज सेल्स अकाउंट को क्या करते हैं हम, क्रेडिट में। तो यहां तक मैंने आप लोगों को बताया था। आगे चलते हैं रिटर्न्स में। रिटर्न्स जो होता है, रिटर्न्स हमारे 2 टाइप के होते हैं। रिटर्न्स मीन्स क्या हुआ, लौटाना, ठीक है। तो एक होगा परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट। दूसरा होता है सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। बच्चों याद रखना, परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवार्ड भी कहा जाता है। कभी रिटर्न आउटवार्ड अकाउंट लिखा आ जाए तो समझना परचेज रिटर्न की बात चल रही है। सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवार्ड भी कहा जाता है, रिटर्न इनवार्ड। कुछ चीजें ध्यान रखने वाली बात होती है बच्चों, ठीक है। अब एक बात सोचना, अब सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए या क्रेडिट? नॉर्मल सी बात है, मैंने आपको 3 गोल्डन रूल बताए थे, उस गोल्डन रूल को ही फॉलो करना है, ठीक है। जरा ध्यान देना, परचेज रिटर्न का मतलब क्या हुआ कि हमने बिजनेस के अंदर जो सामान परचेज किया था ना, जो गुड्स परचेज किया था ना, हो सकता है वो डिफेक्टिव निकला या जो हमने मंगाया था वो नहीं निकला, तो हम क्या कर देंगे, सप्लायर को वो चीज वापस कर देंगे। यानी जो मैंने परचेज किया था, आप अपने हमेशा याद रखना, जनरल एंट्री आप हमेशा बिजनेस के भी आप पर सोचना कि बिजनेस के अंदर क्या हुआ। आप अपने पर्सनल के बारे में मत सोचना, आप सोचो आपके बिजनेस के अंदर क्या हुआ था, परचेज किया था तो माल आ गया था आपके पास, लेकिन वो माल डिफेक्टिव निकला, या जो माल आपने मंगाया था ना वो माल आपको चाहिए ही नहीं था, वो गलती से आपके पास माल आ गया है। कई सारे रीजन हो सकते हैं, तो आप उसको क्या करोगे, जिस बंदे से आपने खरीदा होगा, जिस सप्लायर से आपने खरीदा होगा, उसको क्या करोगे, वापस कर दोगे, उससे वापस करोगे। यानी माल आपके पास से क्या हो रहा है, वापस जा रहा है। यानी परचेज रिटर्न में क्या हो रहा है, माल, खरीदा हुआ माल वापस जा रहा है। तो जो चीज जाता है उसको कहां लिखते हैं, हाँ जी सर याद आ गया, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। समझ में आ रही बात? इसी तरीके से आपने, यानी आपके बिजनेस में से कोई सामान आपने बेचा था और कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, कस्टमर ने कहा भैया मेरे को ये सामान नहीं चाहिए, यानी आपने जो सेल कर दिया था ना वो रिटर्न आ गया, तो आपके पास तो जो आपने माल बेचा था वो माल वापस आ गया आपके पास।
इसलिए सेल्स रिटर्न को कहां लिखना चाहिए, डेबिट में। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये डेबिट में क्यों जा रहा है और ये क्रेडिट में क्यों जा रहा है। ओके, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा है रिटर्न गुड्स टू पंकज वर्थ ₹5,000। इसका मतलब क्या हुआ, रिटर्न गुड्स टू पंकज, हमने पंकज को माल वापस कर दिया। ठीक है, कितने का, 5,000 का। देखो, रिटर्न गुड्स टू पंकज, पंकज को वापस किया हमने, यानी कोई सप्लायर था, ये सप्लायर हो गया, उसको मैंने माल वापस कर दिया, यानी बिजनेस से माल वापस चला गया। तो कॉमन सेंस की बात है, वो कौन सा माल वापस गया होगा, परचेज रिटर्न। जो आपने खरीदा होगा वही तो माल वापस करोगे। जब आप माल वापस करोगे, आपका मतलब बिजनेस, आपके बिजनेस से माल वापस जा रहा होगा, इसका मतलब वो क्या हो रहा होगा, परचेज रिटर्न हो रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पे माल किसके पास चला गया, पंकज के पास। तो पंकज हो गया मेरा कौन, रिसीवर। मैंने आपको बताया था, नाम कभी भी लिखा आ जाए, ठीक है, किसी पर्सन का नाम आ जाए, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाए, किसी कंपनी का, फर्म का, यानी कोई भी ऐसा नाम आ जाए तो आप समझ जाना वहां पे पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो होता है। तो माल किसके पास पहुंच गया, पंकज के पास। तो पंकज रिसीवर हो गया, इसलिए पंकज को कर देंगे हम डेबिट, पंकज को कर देंगे डेबिट। और हमने रिटर्न किया है ना, तो क्या लिखेंगे हम, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। जब हम सप्लायर को माल वापस करेंगे तो परचेज रिटर्न अकाउंट होगा। कितने का हो गया, 5,000। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आपको बच्चों फॉर्मेट में लिखना है, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बता रखा है जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। जो बच्चे इस वीडियो में नए हैं, फर्स्ट लेक्चर जरूर देखना बच्चों, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि इंटरलिंक होते हैं लेक्चर, तो आपको फर्स्ट लेक्चर जरूर देखना चाहिए ताकि इंटरलिंक लेक्चर आपको सही से समझ में आता जाए। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। इसी तरीके से अगला देखते हैं। मान लो लिखा है रिटर्न फ्रॉम मयंक, रिटर्न फ्रॉम मयंक गुड्स वर्थ ₹3,000, यानी रिटर्न फ्रॉम मयंक, मयंक के द्वारा वापस हुआ, मयंक से माल वापस हुआ। कितने कीमत का, 3,000 रुपए का माल मयंक ने वापस किया है। कभी भी ये लिखा रहे कस्टमर से रिटर्न हुआ है, मुझे यहाँ पे फ्रॉम मयंक लिखा है, यानी कस्टमर से वापस रिटर्न हुआ है। यहाँ पे टू पंकज लिखा था, मतलब हमने पंकज को वापस किया था। तो यहाँ मयंक से वापस आया है गुड्स कितने का, 3,000 का। तो हमारे पास गुड्स बेचा हुआ, गुड्स रिटर्न हुआ है, तो क्या लिखेंगे हम, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, किसने वापस किया, कौन है गिवर, मयंक, टू मयंक। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो 3,000। इसी तरीके से आगे चलते हैं। कोई दिक्कत है समझने में, नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बच्चों आगे सम स्पेशल केसेस। कुछ स्पेशल केस देखते हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो सम स्पेशल केसेस में सबसे पहले हम आते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ, बकाया खर्चे, बकाया खर्चे, यानी जो आपके बिजनेस में एक्सपेंस अभी आप तक पे नहीं किया है। मान लो किसी की सैलरी रह गई थी, आपने सैलरी पे नहीं की, तो वो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई। समझ में आ रही बात, तो वो खर्चे हमारे क्या कहलाते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की जो जर्नल एंट्री की ट्रीटमेंट होगी वो आपको याद रखना है। सोच के देखो, आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आपने उस खर्चे को पे किया ही नहीं है, तो आपके बिजनेस के अंदर क्या होगा, ये आपकी लायबिलिटीज को इंक्रीज कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, ये आपके लायबिलिटीज को इंक्रीज कर रहा होगा, आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है, इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को कहां दिखाया जाता है, इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हमेशा क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। किस साइड दिखाया जाता है, क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। समझ में आ रही बात या नहीं। और फिर देखो कोई खर्चा अभी बाकी है, तो आपका खर्चा भी क्या हुआ, अभी बढ़ा हुआ है, एक्सपेंस भी आपका क्या हो गया है, बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या करता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके एक्सपेंस को बढ़ा देता है।
सोच के देखो, आपको किसी को ना 50,000 रुपये सैलरी देनी है और उसकी पिछली सैलरी भी 10,000 रुपये बाकी है, तो अब आपको उसको पेमेंट करनी होगी, तो कितनी पेमेंट करोगे? 60,000 ना, यानी आपका एक्सपेंस बढ़ा हुआ है ना, यानी आपकी लाइबिलिटीज और इंक्रीज हो रही होगी, इसलिए इसको क्रेडिट साइड में डालते हैं। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो लिखा है सैलरी ड्यू टू अ क्लर्क ₹10,000। इसका मतलब क्या हुआ, एक सैलरी बाकी है क्लर्क की, ड्यू लिखा रहे, ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग होता है। मैं यहां पे लिख देता हूं कि आउटस्टैंडिंग की जगह पे क्या क्या वर्ड लिखा सकता है, ड्यू, अनपेड, नॉट येट पेड, अरियर। इससे भी आप पहचान जाओगे कि आउटस्टैंडिंग की बात चल रही है। जैसे लिखा रहेगा सैलरी अरियर, सैलरी नॉट येट पेड, ठीक है, तो आप समझ जाओगे यार ड्यू लिखा है। देखो यहां लिखा सैलरी ड्यू टू अ क्लर्क ऑफ 10,000, एक क्लर्क की 10,000 रुपए की सैलरी ड्यू रह गई है, तो आपको पता है इससे आपका एक्सपेंस बढ़ेगा। तो आपको यहाँ पे एक्सपेंस क्या दिख रहा है, सैलरी। क्या लिखोगे आप यहाँ पे, सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपको पता है एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड में इंक्रीज होता है। कहां इंक्रीज होता है, डेबिट में। रूल बताया था ना भाई, गोल्डन रूल। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। पेमेंट नहीं किया है, ये हमारी लाइबिलिटीज बढ़ रही है, अभी पेमेंट किया नहीं है ना, अभी बकाया है, इसलिए हमारी क्या हो रही है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हमेशा कहां दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। माने यहाँ पे रेंट लिखा होता तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। आपको बस यही याद रखना है, जो एक्सपेंस आपका ड्यू होगा ना, उस एक्सपेंस को डेबिट में लिखना है और टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से लिख देना है, ठीक है। कितना, 10,000। क्या होता ना, एक एग्जांपल से समझ में नहीं आता तो दो एग्जांपल देख लेना चाहिए। हम समझ लेते हैं, अगला भी देख लेते हैं। रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च ₹5,000 नॉट येट पेड। मेरा मानना है ना कि एक दो एग्जांपल देखते रहते ना, एक से ज्यादा एग्जांपल देखते तो हम ज्यादा क्लियर समझते हैं। रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च ₹5,000 नॉट येट पेड। इसका मतलब क्या हुआ कि रेंट जो है मार्च महीने का अब तक हमने पे नहीं किया, नॉट येट पेड लिखा है, यानी आउटस्टैंडिंग हो गया। तो अब समझ लो क्या होगा, बताओ क्या खर्चा है, रेंट। क्या लिख देंगे हम, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, ठीक है। रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट कितना हो जाएगा, 5,000। तो आपको अब इन दोनों एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि जो खर्चा आपका आउटस्टैंडिंग होगा उसके अकाउंट्स को डेबिट करेंगे और टू आउटस्टैंडिंग लिख देंगे, ठीक है। अब मैं इसी के साथ ले लेता हूं प्रीपेड, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए साथ के साथ। मैं चाहता हूं कि एक जैसे लेऊंगा तो आपको दिमाग में बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखो अब ले रहा हूं मैं प्रीपेड एक्सपेंसेस ले रहा हूं। देखो बच्चों, नाम में ही पेड छुपा हुआ है, देखो नाम में ही पेड लिखा हुआ है, नाम में ही पेड है। प्री का मतलब पहले, पेड मैंने चुका दिया, पहले ही चुका दिया, यानी जिसकी डेट आई नहीं थी उसकी पहले ही पेमेंट कर दी हमने। समझ में आ रही बात, उसी को बोलते हैं प्रीपेड। जैसे हमारे पास मोबाइल में क्या करना पड़ता है, प्रीपेड कनेक्शन का मतलब क्या हुआ, प्रीपेड कनेक्शन का मतलब ये होता है कि पहले भैया बैलेंस रिचार्ज करो तब जाके बात कर पाओगे, यानी आपको पैसे पहले देने पड़ते हैं कंपनी को, तब जाके आपकी बातचीत हो पाती है आपके नियर एंड डियर से। समझ में आ रही बात है नहीं, तो आपको ये ध्यान रखना है। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ, वो खर्चे जो हमने पहले ही कर दिए हैं, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंस आपको पता है, जब मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर कराया था तब मैंने आपको समझाया था कि जितने भी खर्चे होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो हमारे एसेट्स को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या करते हैं, लायबिलिटीज को इंक्रीज करते हैं, और ये एसेट्स को, ये किसको करते हैं, एसेट्स को, यानी एसेट साइड में दिखाया जाता है। एसेट्स हमारी इंक्रीज हो रही थी कि नेक्स्ट टाइम हमें पेमेंट नहीं करना, ठीक है, हमने पहले ही पेमेंट कर दिया है, तो एसेट्स आपकी इंक्रीज होगी। इसलिए इसको हम कहां दिखाएंगे भाई, इसको हम दिखाएंगे डेबिट साइड में, डेबिट साइड में दिखाएंगे। माइंड में फिट रखना बच्चों, प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट साइड। मैंने यहां पे लिखा हुआ है सम स्पेशल केसेस, ठीक है, तो सम स्पेशल केसेस यहां लगा दे रहा हूं स्टार, इन पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट साइड में जाता है क्योंकि एसेट्स इंक्रीज हो रही होती है, और नाम में ही पेड छुपा हुआ है। नाम में ही पेड छुपा होने का मतलब क्या हुआ, यहां पे कैश पेमेंट हो रही होगी,
यहाँ पे क्या हो रहा होगा, कैश पेमेंट हो रही होगी या चेक से पेमेंट हो रहा होगा, चेक से पेमेंट हो रही होगी। समझ में आ रही बात, यानी कैश या चेक से पेमेंट हो रही होगी तो इसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल बहुत बढ़िया, एग्जांपल से ना बहुत जल्दी समझ में आता है। जैसे मान लो लिखा है सैलरी ₹10,000 पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस। मैं आपको बता दूं कई बार प्रीपेड वर्ड को कैसे पहचानोगे, लिखा रहेगा पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस वर्ड लिखा आ जाए या अनएक्सपायर्ड वर्ड लिखा आ जाए। अनएक्सपायर्ड का मतलब जिसकी डेट आई नहीं थी हमने पेमेंट कर दी। अनएक्सपायर्ड, एक्सपायरी डेट क्या होता है, आपने देखा होगा मेडिसिन वगैरह में एक्सपायरी डेट लिखी होती है। एक्सपायरी डेट का मतलब उस डेट में वो एक्सपायर हो जाएगा, दवाई फिर उसकी मतलब खत्म हो जाएगी, ठीक है, उसकी क्वालिटी। तो एक्सपायरी, अनएक्सपायर्ड का मतलब क्या हुआ, अभी डेट आई ही नहीं थी, आपने उसकी पेमेंट कर दी। तो अनएक्सपायर्ड याद रखना कि अनएक्सपायर्ड वर्ड लिखा जाए, पेड इन एडवांस लिखा जाए तो प्रीपेड की बात चल रही है। तो जो हम इसकी जनरल एंट्री करेंगे बच्चों, तो सैलरी 10,000 पेड इन एडवांस है, हमने पेड कर दिया है सैलरी, वो भी एडवांस में। देखो पेड वर्ड लिखा आ रहा है, पेड वर्ड लिखा आ रहा है ना, इसका मतलब कैश तो क्रेडिट होगा ही होगा, कैश हमारा क्रेडिट में हो गया। मान लो पेड इन एडवांस बाई चेक लिखा होता तो यहाँ पे बैंक लिख देते। पिछले लेक्चर में मैंने बता रखा है यदि चेक से पेमेंट होगी तो बैंक लिखेंगे कैश की जगह पे, तो यहाँ पे कैश अकाउंट लिख दिया मैंने। और किस चीज की पेमेंट हुई है, सैलरी की, लेकिन सैलरी किस चीज की, एडवांस सैलरी है, तो हम इसको प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट लिख देंगे। आप एडवांस सैलरी भी लिख सकते हो, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो गया, कितना 10,000। आई होप आ गया होगा समझ में, ठीक है। इसी तरीके से एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च ₹5,000 पेड इन एडवांस। अब आप लोग समझ गए होंगे कि इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी। मुझे पता है मेरे बच्चे सारे इंटेलिजेंट हैं, जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना समझ गए होंगे इसकी एंट्री क्या होगी। रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च ₹5,000 पेड इन एडवांस, तो क्या हो जाएगा, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। बस आपको याद रखना है जो एक्सपेंस होगा ना उसका नाम लिखना होगा प्रीपेड के साथ, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पैसे तो गए होंगे हमारे पास से, इसलिए कैश क्रेडिट हो जाएगा। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं अगला लेता हूं। तो बच्चों अब आते हैं एडवांस इनकम में। एडवांस इनकम, एडवांस इनकम का मतलब क्या हुआ, वो इनकम जो आपको पहले से ही मिल गई है। यानी आपको जब ऐसे लिखा आ जाए ना रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस ये वर्ड लिखा आ जाए, यानी आपको आपकी इनकम पहले ही मिल गई है, तो आप समझ जाना एडवांस इनकम की बात चल रही है। तो आपको पता है एडवांस इनकम जो होता है हमारा, एडवांस इनकम जो होता है वो लायबिलिटीज को इंक्रीज करता है, वो लायबिलिटीज साइड में दिखाया जाता है, ठीक है। तो एडवांस इनकम आपकी लायबिलिटीज होती है, इसलिए भैया एडवांस इनकम को कहां दिखाया जाएगा, क्रेडिट साइड में, ठीक है। और एडवांस इनकम देखो यहां लिखा हुआ रिसीव्ड, ऐसे में लिखा रहेगा रिसीव्ड। रिसीव्ड का मतलब क्या हुआ होगा, कैश आया होगा, कैश रिसीव हुआ होगा या चेक रिसीव हुआ होगा। क्वेश्चन के हिसाब से हम देखेंगे कि कैश रिसीव हुआ है या चेक रिसीव हुआ है, क्योंकि कैश रिसीव होगा तो कैश लिखेंगे और चेक रिसीव होगा तो बैंक लिखेंगे कैश की जगह पे, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर आता है समझ में। जैसे मान लो लिखा है रिसीव्ड रेंट ₹5,000 इन एडवांस। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या कह रहा है, रिसीव हुआ है रेंट 5,000 का। देखो रिसीव वर्ड लिखा आ गया ना, रिसीव वर्ड का मतलब क्या हुआ, पैसा मिला है, रेंट का 5,000 वो भी एडवांस में मिला है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट। पैसा आ गया, और किस चीज का पैसा आया है, टू एडवांस रेंट का, टू एडवांस रेंट अकाउंट। देखो इसको क्रेडिट में क्यों लिख रहा हूं, एडवांस इनकम जो है वो क्रेडिट साइड में आती है, इसलिए एडवांस रेंट अकाउंट लिख दूंगा मैं यहाँ पे। कितना, 5,000 और 5,000। आई होप समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो लिखा है सैलरी
15,000 रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस। सैलरी जो है 15,000 का हमने एडवांस में रिसीव कर लिया है, ठीक है ना। रिसीव वर्ड लिखा आ गया तो क्या आ जाएगा मेरा, कैश अकाउंट डेबिट, ये तो आना ही आना है। और किस चीज का कैश मिला हमें, सैलरी मिली है, वो भी एडवांस में। क्या लिखेंगे, टू एडवांस सैलरी। बच्चों ये लिखना बहुत जरूरी है, एडवांस। सिर्फ सैलरी लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, वो सैलरी मिली है वो भी एडवांस में, तो एडवांस सैलरी अकाउंट आपको ये लिखना होगा, ठीक है। आपको इनकम तो हुई है लेकिन एडवांस में इनकम हुई है, इसलिए इसको हम क्रेडिट में लिख रहे हैं। क्लियर हो रही है बात। इसी तरीके से हम आते हैं अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का मतलब क्या हुआ, वो इनकम जो मिलने वाली है, ठीक है। मन में लड्डू फूटा वाली बात, ठीक है। यानी आपने कहीं पे काम किया और आपको सैलरी मिलने वाली है, या आपने किसी का काम करवाया, कमीशन मिलने वाला है। समझ में आ रही बात। तो याद रखना अक्रूड इनकम जो है, अक्रूड इनकम क्या है, अक्रूड इनकम क्या करता है, आपके असेट साइड में दिखाया जाता है। किधर दिखाते हैं हम इसको, असेट साइड में। इसलिए अक्रूड इनकम को कहां लिखना चाहिए, डेबिट साइड में। असेट्स डेबिट साइड मानी जाती है, ठीक है, तो ये डेबिट साइड में जाता है। तो अक्रूड इनकम यह आपके इनकम को इंक्रीज करेगा। मिली नहीं होगी, अक्रूड का मतलब मिली नहीं है, अभी मिलेगी तो इनकम इंक्रीज होगी। यहां पे देखो मिल गई थी, रिसीव हो गई थी, इसलिए हम कैश लिखते थे। यहां पे कैश का नाम नहीं आएगा, यहां मिलने वाली है, मिली नहीं है, तो इनकम इंक्रीज होगी। समझ में आ रही बात, ना कि कैश इंक्रीज होगा। कैश कब इंक्रीज होता है, जब मिल जाता है तो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे इनकम इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम एक, जैसे मान लो लिखा है अक्रूड कमीशन ₹1000। 1000 का कमीशन मेरा क्या है, अक्रूड है। तो हम लिखेंगे इसकी जर्नल एंट्री, अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट, अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, टू कमीशन अकाउंट 1000। समझ में आ रही है बात, हाँ जी सर बात आ रही है समझ में। और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो सैलरी अक्रूड ₹5000, सैलरी अभी मिलने वाली है 5000 की। तो क्या लिखेंगे हम, अक्रूड सैलरी अकाउंट डेबिट, अक्रूड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, क्योंकि इनकम इंक्रीज हो रही है ना, तो इनकम क्रेडिट साइड में लिखी जाती है। टू सैलरी अकाउंट कितना हो गया, 5000। तो बच्चों इस तरीके से हमारे ये जो 4 पॉइंट मैंने लिए ना, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस और अक्रूड, बच्चों ये जर्नल एंट्री आपको बढ़िया से ध्यान रखना है, ठीक है। अभी और लेते हैं हम आगे क्वेश्चन, आगे देखते हैं बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला पॉइंट। अभी सारे स्पेशल केसेस ले रहा हूं, ध्यान रखना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ, सोचो। आपको बताया कि जो होता है बिजनेस एंटाइटी, ठीक है ना, प्रिंसिपल, बिजनेस एंटाइटी प्रिंसिपल्स क्या कहता है कि ऑनर और बिजनेस दोनों के सेपरेट एंटाइटी होते हैं, ठीक है ना। बिजनेस ऑनर से अलग होता है, ठीक है। ये आप लोगों को पहले मैंने लेक्चर में समझाया था, थ्योरी वाले लेक्चर में। जो बच्चे थ्योरी वाले लेक्चर नहीं देखे वो थ्योरी वाले लेक्चर जरूर जाकर देखें, ठीक है। तो आप सोच कर देखो, मैं इस पॉइंट को समझाने के लिए थोड़ा सा समझा रहा हूं कि ये बिजनेस है, ठीक है, और ये है ऑनर, ये मालिक है, और दोनों सेपरेट एंटाइटी रखते हैं, दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। बिजनेस और मालिक दो अलग चीजें हैं, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप सोच के देखो कि बिजनेस में पैसा किसने लगाया होगा, बिजनेस में पैसा लगाया होगा मालिक ने, मनी इन्वेस्ट किया होगा, मनी इन्वेस्ट किया होगा। जो मनी इन्वेस्ट किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं, ठीक है। और मालिक क्या चाहेगा बिजनेस से, मालिक चाहेगा बिजनेस से कि उसको क्या मिले, इंटरेस्ट मिले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आ रही बात। तो यदि आप बिजनेस के बिहाफ पर सोचोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस से मालिक को जा रहा होगा, यानी बिजनेस के लिए वो एक्सपेंसेस हैं। समझ में आ रही बात। आपको बिजनेस के बिहाफ पर सोचना है, बिजनेस के बिहाफ पर सोचना है
कि बिजनेस की तरफ से वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस की तरफ से एक्सपेंस है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस माना जाता है, इसलिए इसको हम कहां दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे। समझ में आ रही बात। और यदि आप ध्यान दो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो जाएगा लेकिन वो बिजनेस के कैपिटल को ही इंक्रीज कर रहा होगा। किसको इंक्रीज करेगा, वो कैपिटल को इंक्रीज करेगा, उसकी कैपिटल और इंक्रीज होगी। सोच के देखो, 1 लाख रुपए मालिक ने लगाया और 500 रुपए या 1000 रुपए मान लो उस पर इंटरेस्ट बना, तो अब बिजनेस के अंदर उसकी कैपिटल कितनी मानी जाएगी, 1,01,000 रुपए मानी जाएगी, यानी कैपिटल इंक्रीज होगी। तो इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी बच्चों, इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी वो क्या, जैसे मान लो मैंने लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹1000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 1000 का, तो इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस के बिहाफ पर क्या है भैया, बिजनेस के बिहाफ पर ये एक्सपेंस ही है एक तरह से, ठीक है ना, 1000 टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन ये हमारे कैपिटल को क्या कर देगा, बिजनेस के कैपिटल को इंक्रीज करेगा। तो कैपिटल इंक्रीज होता है तो कहां लिखा जाता है, क्रेडिट साइड में। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से जरूरी नहीं कि आपको अमाउंट निकला दे रखा हो, मान लो ऐसे लिखा रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज एट द रेट 10% ऑन कैपिटल ₹1 लाख, 1 लाख रुपए पर हमने 10% क्या किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया है। तो 1 लाख पे हम 10% निकालेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकल के आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना पड़ेगा ऐसे केस में, 1 लाख का 10% निकालोगे तो आपका आएगा 10। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और कितने अमाउंट से 10,000। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के भी आप सोचे हम, ठीक वही बात सोचते हैं, बिजनेस सेपरेट एंटिटी के हिसाब से ही सोचना, आपको बढ़िया से समझ में आएगा। बिजनेस और ऑनर, ऑनर थोड़ा सुंदर सा बना देता हूं, 3 बाल है इसके, ठीक है। तो ये बिजनेस है, ये ऑनर है, ठीक है। तो बिजनेस और ऑनर बना दिया मैंने यहाँ पे। तो आप सोच के देखना कि ऑनर ने, देखो ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग वो होता है जो मालिक ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया, मालिक ने पैसा निकाला है, मनी विड्रीव किया है फॉर पर्सनल यूज, अपने घर के काम के लिए निकाला है, ठीक है। बीवी ने कोई फरमाइश की थी तो मियां ने क्या किया, बिजनेस से ही पैसा निकाल लिया, कि बीवी ने ये मंगाया है, निकाल लिया बिजनेस में से पैसा, तो पर्सनल यूज के लिए निकाला, बिजनेस के लिए निकाला। तो ये क्या कहलाता है, ये अमाउंट जो उसने विड्रीव किया है ना, यही अमाउंट क्या कहलाता है, ड्राइंग कहलाता है। तो इसने पैसा निकाल लिया, लेकिन भैया बिजनेस तो ये बोलेगा ना, बिजनेस दोनों की सेपरेट एंटिटी है, बिजनेस अलग चीज है, मालिक अलग चीज है। बिजनेस क्या बोलेगा, भैया पैसा निकाल रहा है, ठीक है, ला भैया इंटरेस्ट दे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी बिजनेस क्या करेगा, उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। समझ में आ रही बात। तो जब बिजनेस इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो सोच के देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है बिजनेस के लिए क्या हुआ, इनकम हुई, ये क्या हो गया, इनकम। बिजनेस के बिहाफ पर सोचेंगे ना हम, ये इनकम हुई तो किधर लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। और सोच के देखो, उसने ड्राइंग की थी 10,000 रुपए और 1,000 रुपए उस पर लग गया इंटरेस्ट, तो बिजनेस ड्राइंग कितनी मान के चलेगा, बिजनेस ये मान कर चलेगा कि उसकी ड्राइंग टोटल 11,000 की हुई है, क्योंकि 1,000 बिजनेस और लेगा उससे, तो उसकी ड्राइंग टोटल कितने की मानी जाएगी, 11,000 की। यानी ये ड्राइंग को क्या कर देता है, इंक्रीज करता है, ड्राइंग को इंक्रीज कर देगा ये। जैसे यहाँ पे कैपिटल इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे क्या इंक्रीज होगा, ड्राइंग, और ड्राइंग इंक्रीज होता है तो कहाँ होता है, डेबिट साइड में। समझ में आ रही बात। तो इसकी जनरल एंट्री देख लो, जैसे मान लो लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹2,000, यानी ड्राइंग पे इंटरेस्ट कितना लगा है, 2,000 का। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, इसकी जनरल एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग बढ़ गई उसकी, किस कारण, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कारण, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के बिहाफ पर क्रेडिट साइड में जाएगा, 2,000। इसी तरीके से परसेंटेज में भी हो सकता है, परसेंटेज कैलकुलेट करके जनरल एंट्री यही आएगी।
आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और भी टॉपिक लेता हूं मैं, तो बच्चों चलते हैं आगे। अब लेता हूं मैं इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब क्या हुआ, बिजनेस में आपने कर्जा लिया था तो उस कर्जे पर आप पे इंटरेस्ट लग रहा है। तो सोच के देखो, आपने कर्जा लिया था यानी आपके बिजनेस में कर्जा लिया गया यानी लोन लिया गया, ठीक है, और उस पे लग रहा है इंटरेस्ट, तो आपके लिए क्या फायदा थोड़ी ना होगा, ये तो आपके लिए नुकसान ही होगा, लॉस है आपके लिए। तो आप इसको कहां दिखाओगे, डेबिट साइड में। और ये आपके लोन अमाउंट को और बढ़ा देता है, क्योंकि लोन आपने जितना लिया वो तो है ही, प्लस आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा, तो ये आपके लोन अमाउंट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। यानी इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी कुछ इस तरह से बनेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है मान लो ₹1000 का, 1000 का इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी आपकी, इसकी जनरल एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये डेबिट में क्यों जा रहा है भाई, ये डेबिट में इसलिए जा रहा है क्योंकि बिजनेस के बिहाफ पर सोचे तो ये लॉस है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। हाँ जी सर, समझ में आ गया, ठीक है। इसी तरीके से जरूरी नहीं कि अमाउंट निकला दे रखा हो, आपको कुछ परसेंटेज दे रखी हो रेट ऑफ इंटरेस्ट का, जैसे इंटरेस्ट चार्ज एट द रेट ऑफ 5% ऑन लोन अमाउंट ₹10,000, यानी 10,000 रुपए के लोन अमाउंट पे 5% का इंटरेस्ट लगा है, तो 5% का इंटरेस्ट देखोगे आप तो 500 रुपए बनेगा इसका, ठीक है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी हमारी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, ठीक है। इतना 500। बच्चों जरूरी नहीं कि लोन लिखा रहे, बैंक लोन भी लिखा आ सकता है, लोन लिखा रहे, बैंक लोन लिखा रहे या अदर लोन लिखा रहे, सबके लिए यही ट्रीटमेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। समझ में आ रही बात है नहीं, हाँ जी, यही चीज होता है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन में। आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं बच्चों, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है, पैसे का डूब जाना। आपने मार्केट में कई लोगों को उधार में माल बेचा, कई पर्सन को आपने माल बेचा, उन्होंने कहा बाद में पैसा दूंगा, लेकिन आपको पता है कुछ लोगों ने आपको पैसा नहीं दिया, यानी मार्केट में आपके पैसे डूब गए, ठीक है। तो बैड डेब्ट्स हिंदी में बोलते हैं डूबत ऋण, डूबत ऋण, समझ जाना, ठीक है ना, डूबत ऋण यानी बैड डेब्ट्स बने पैसा डूब गया आपका मार्केट में, तो बैड डेब्ट्स तो आपका किसी भी तरीके से फायदा तो होगा नहीं, बैड डेब्ट्स आपके लिए क्या होता है, लॉस, इसलिए बैड डेब्ट्स को कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में। और बैड डेब्ट्स का याद रखना बच्चों, बैड डेब्ट्स जो होता है वो हमारे डेटर्स को कम करता है, डेटर्स को डिक्रीज करता है, समझ में आ रही बात, डेटर डिक्रीज होगा तो कहां लिखेंगे डेटर्स को, क्रेडिट साइड में। यानी आपको याद रखना है बैड डेब्ट्स की एंट्री कहां होती है, डेबिट साइड में, और डेटर्स क्या होता है, क्रेडिट। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, बैड डेब्ट्स ₹5,000, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, इसकी एंट्री हो जाएगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, ये एंट्री होगी हमारी 5,000। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बैड डेब्ट्स को डेबिट में लिख देंगे और डेटर्स क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट। इसी तरीके से आते हैं एक बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड का मतलब क्या हुआ, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, साफ साफ पता लग रहा है कि जो पैसा डूब गया था ना वो मिल गया, रिकवर्ड हो गया। तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड आपके लिए क्या होगा, डूबा हुआ पैसा आपको मिल गया, तो ये तो आपके लिए इनकम हो गई ना, फायदा हो गया ना आपको। कहां लिखेंगे इसको, क्रेडिट साइड में। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड कहां लिखा जाता है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड लिखा जाता है क्रेडिट साइड में सर, ठीक है। और इसमें आपको क्या हो रहा होगा, इसमें आपको पैसा मिल रहा होगा, कैश रिसीव हो रहा होगा, समझ में आ रही बात। तो कैश रिसीव हो रहा होगा तो कैश को डेबिट में लिख देंगे, और वो पैसा किस चीज का मिला है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड का। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों, एग्जांपल ले लेता हूं, यहां पे मान लो लिखा हुआ है रिसीव्ड ₹1,000, received ₹1,000 which was previously
प्रीवियसली रिटर्न एज बैड डेब्ट्स, रिटर्न एज बैड डेब्ट्स, यानी हमें 1000 रुपए रिसीव हुए हैं जो कि पहले हमने डूबा हुआ मान लिया था। हमें लगा था हमारा पैसा हो गया डूब गया है वो पैसा, लेकिन वो पैसा मुझे क्या हो गया, रिकवर हो गया। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इसमें हो जाएगा पैसा मिला ना आपको, रिसीव हुआ ना, क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया, किस चीज का पैसा आया, डूबा हुआ पैसा वापस आया, टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, क्योंकि डूबा हुआ पैसा वापस आया है, इसका मतलब क्या हुआ भैया, आपको हो गया फायदा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड से, इसलिए बैड डेब्ट्स रिकवर्ड को क्या कर दिया हमने, क्रेडिट साइड में लिख दिया। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। तो बैड डेब्ट्स से रिलेटेड एक एंट्री और देखते हैं बच्चों, जैसे मान लो लिखा है रिसीव्ड ओनली रुपीज या ओनली 50 पैसा इन ए रुपी, चलो 40 पैसा लिख देता हूं, 40 पैसा इन अ रुपी फ्रॉम मयंक who become इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट लिखा आ जाए या बैंकक्रप्ट लिखा आ जाए, ठीक है, एक ही चीज है। कहने का मतलब है कि मयंक जो है वो दिवालिया हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। अच्छा, इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, आप ये मत सोचना कि वो गंदा सा दिखने लगा होगा। कई लोग सोचते ना कि दिवालिया का मतलब हो गया कोई बंदा गंदा सा दिख रहा होगा। दिवालिया का मतलब ये होता है कि बंदे के पास अब इतनी संपत्ति नहीं है कि वो अपनी लाइबिलिटीज की पेमेंट कर पाए, ठीक है ना। ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। तो इंसॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा पर्सन, ठीक है, एक ऐसा पर्सन जिसके पास उसके खुद के नाम की संपत्ति को बेचने के बाद भी वो अपने कर्ज को नहीं चुका पाएगा, तो ऐसे बंदे को हम क्या बोल देते हैं कि वो इंसॉल्वेंट हो गया है। तो जब इंसॉल्वेंट हो जाता है कोई बंदा, तो हो सकता है उसने पूरी पेमेंट ना दी हो, ठीक है, तो पूरी पेमेंट नहीं दी है। यहां पे क्या लिखा है, रिसीव्ड ओनली 40 पैसा इन ए रुपी फ्रॉम मयंक हु बिकम इंसॉल्वेंट, यानी मयंक जो है वो हो गया इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया, इसके पास पैसे नहीं है कि ये अपने कर्ज को चुका पाए, तो उसने सिर्फ 40 पैसा इन ए रुपी दिया है। तो कई बार ऐसे लिखा है ना 40 पैसा इन ए रुपी, तो बच्चों कंफ्यूज मत हो जाना, 40 पैसा इन ए रुपी का मतलब हुआ 40%, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसा होता है, 100 में से 40 पैसा ही दे रहा है, तो 40%, इसका मतलब 40% है। 60 पैसा इन रुपी 60%, कई बार परसेंट में लिखा रहेगा, कई बार ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। हु बिकम इंसॉल्वेंट, अच्छा यहाँ पे मैंने अमाउंट नहीं लिखा है, रिसीव्ड ओनली 40 पैसा इन रुपी ऑफ ₹10,000 फ्रॉम मयंक, यानी 10,000 रुपए का सिर्फ 40% ही पैसा दिया है मयंक ने। क्यों, क्योंकि मयंक हो गया है इंसॉल्वेंट, ठीक है। तो आप जरा ध्यान दोगे तो इसकी जर्नल एंट्री जो होगी, आप सोच के देखो, 10,000 रुपए मिलने चाहिए थे लेकिन 40% ही मिला है, 40% ही मिला है, इसका मतलब क्या हो गया, मेरा सिर्फ 4,000 ही मिला है। बाकी पैसे क्या हो गए, बाकी पैसे हमारे डूब गए, यानी बैड डेब्ट्स हो गया। मैंने अभी बैड डेब्ट्स वाला पॉइंट बताया था ना, इसीलिए मैंने इस एग्जांपल को भी लिया है ताकि क्लियरली आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ 4,000 ही रिसीव हुआ है, क्या लिखेंगे हम इसकी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, सिर्फ 4,000 मिला है, ठीक है, और कितना डूब गया, 6,000। फिर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 6,000 रुपए डूब गए, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 6,000 टू किससे मिला है मुझे, मयंक से, टू मयंक 10,000, यानी 10,000 रुपए लेने थे मयंक से, यानी गिवर था 10,000 का वो, लेकिन सिर्फ 4,000 ही मिले, 6,000 हमारे डूब गए। तो इस तरह से हमारी जनरल एंट्री अब क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जरा ध्यान देना, यानी जब आप इसको फॉर्मेट में दिखाओगे, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए, जब हम फॉर्मेट में दिखाएंगे डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट, मैं नहीं चाहता कि ये अधूरा ज्ञान दूं, मैं ये भी बता देता हूं कि कैसे दिखाओगे फॉर्मेट में, क्योंकि अब तक जितनी भी एंट्री थी वो हमारी डबल एंट्री आ रही थी, एक डेबिट एक क्रेडिट में, लेकिन यहाँ पे देखो 3 एंट्री आ गई हमारी, ठीक है। और बनी कैसे है, हम इसको जब जनरल एंट्री में दिखाएंगे, जैसे डेट कोई जोन सी भी डेट हो, मान लो डेट यहाँ पे जनवरी 15 है, मान लो यहाँ जनवरी 15 लिख देंगे, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट ऐसे लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट,
ठीक है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू मयंक, ठीक है। तो 4000 कैश का मिला, 6000 डूब गए, 10,000 लेने थे। तो आपको इस तरीके से एंट्री पास करनी होगी फॉर्मेट के अंदर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं पॉइंट अच्छे अच्छे ले रहा हूं, आप लोगों को अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि सही से समझा पाऊं। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। तो बच्चों आगे चलते हैं, हम डिस्काउंट वाला पॉइंट लेते हैं। ध्यान से समझना बच्चों, मैंने आपको ना पहले ही जब मैंने जर्नल एंट्री चालू की थी ना, तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था कि जर्नल एंट्री जितना करते जाओगे, ये ना ऐसा मत सोचना कि हमने 4 पॉइंट कर लिए जर्नल एंट्री खत्म। जर्नल एंट्री खत्म होती ही नहीं है भाई, चलती रहती है, बहुत है, 1-2 लेक्चर में कंप्लीट नहीं होता। लेकिन हम कोशिश पूरी करेंगे, मेरी पूरी कोशिश है कि कम से कम 3 लेक्चर में पूरा कंप्लीट करूं और अच्छे से आपको पूरे कंटेंट दे पाऊं, ठीक है। लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है बच्चों, इसलिए मुझे नेक्स्ट लेक्चर पे जाना होता है, ताकि आप लोगों का भी ध्यान रहे कि क्या क्या हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है, ठीक है। मेरा मकसद एक ही है, कंटेंट पूरे रखना, ठीक है। तो आगे चलते हैं डिस्काउंट पे। डिस्काउंट पे आते हैं बच्चों। डिस्काउंट जो है ना, आपको 2 तरह के डिस्काउंट मिलेंगे। एक मिलेगा आपको ट्रेड डिस्काउंट। आज इसी पॉइंट पे खत्म करूंगा इस आज के वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन लेकर आऊंगा, सारे मिक्सअप होंगे, जितने भी पॉइंट मैंने 2 लेक्चर में कंप्लीट कराए हैं उनको भी लेकर चलूंगा, एक्स्ट्रा पॉइंट भी लेकर चलूंगा, ठीक है बच्चों। तो आज देखते हैं, ये है हमारा डिस्काउंट। कितने टाइप के होंगे? 2, ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट, ठीक है। इनके बीच में डिफरेंस जानते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात याद रखना, जब आप ज्यादा मात्रा में कोई सामान खरीदते हो या किसी को बेच रहे होते हो, यानी लार्ज क्वांटिटी में आपकी गुड्स सप्लाई की जा रही है, तब आप उस समय जो डिस्काउंट देते हो ना, वो हमारा होता है ट्रेड डिस्काउंट। समझ में आ रही है बात? जैसे मान लो लार्ज क्वांटिटी में कोई भी, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, क्या ट्रेड डिस्काउंट में क्या याद रखोगे कि डिस्काउंट गिवन ऑन लार्ज क्वांटिटी सेल, लार्ज क्वांटिटी सेल और परचेज। या तो आपने खरीदा हो लार्ज क्वांटिटी में या फिर माल को बेचा हो, ठीक है, उस समय जो डिस्काउंट दिया जाएगा वो होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। लेकिन आप मान लो एक पर्टिकुलर अमाउंट भी खरीदने जा रहे हो, मान लो आप किसी दुकान पे गए और वहां पे आपने क्या किया कि एक शर्ट खरीदी, आपको अच्छा लगा, शर्ट खरीदा, वहां पे वो शर्ट खरीदा, वहां पे आप 600 रुपए का मान लो शर्ट था, और आपने उससे मतलब बार्गेनिंग की, तो आपको उसने 50 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया। तो आपको वो जो डिस्काउंट मिला, एक पर्टिकुलर आइटम पे जो डिस्काउंट मिला है, क्योंकि आप कैश पेमेंट करने जा रहे थे, आप बोले भाई साहब 600 रुपए नहीं, आप एक काम करो 550 रुपए ले लो और ये शर्ट दे दो मुझे। समझ में आ रही बात? तो उस समय जो आपको डिस्काउंट मिलेगा, देखो ऐसे जेब में हाथ डाला, पैसे निकाल के देने रहे, बोले भाई साहब कुछ कम कर लो। समझ में आ रही बात? तो उस पर्टिकुलर सामान को खरीदते समय जब आपने पेमेंट देने गए ना, उस समय जो डिस्काउंट मिला वो क्या कहलाएगा? कैश डिस्काउंट। समझ में आ रही बात? तो ये क्या हो गया मेरा कि डिस्काउंट, यानी दिस डिस्काउंट प्रोवाइडेड ऑन अ पर्टिकुलर आइटम। किसी पर्टिकुलर आइटम पे भी आप कैश डिस्काउंट ले सकते हो। समझ में आ रही बात? अब याद रखना बच्चों कि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ना, वो क्रेडिट में भी होता है और कैश में भी होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से हमें ना ज्यादा समझ में आता है बच्चों। जैसे मान लो आपकी ना कपड़ों की दुकान है, तो आप कहीं से माल खरीद के लाते होंगे, तब जाके कस्टमर को बेचते होंगे। तो आप कहीं से मार्केट से सामान खरीद के ला रहे हो, तो वहां से आप एक शर्ट तो नहीं खरीदोगे। आप सोच के देखो, आपकी दुकान है, आपकी गारमेंट्स की दुकान है, तो क्या आप एक ही शर्ट ला के दुकान पे रखोगे? नहीं ना, आपने तो बहुत सारे क्वांटिटी में आपने खरीदा होगा। तो आप जिस परचेजर से, जिस सप्लायर से आप एक साथ क्वांटिटी में माल खरीद के ला रहे हो, तो उस समय जो आपको डिस्काउंट मिला होगा वो कौन सा डिस्काउंट हुआ? ट्रेड डिस्काउंट हुआ। समझ में आ रही बात? अब उस सप्लायर को या तो आपने कैश में पेमेंट किया होगा, आपको पता है बिजनेस के अंदर सारे ट्रांजेक्शन कैश में नहीं होते हैं, या फिर आपने उस सप्लायर से मान लो 20 क्वांटिटी के शर्ट लाए होंगे, आपने सिर्फ 5 शर्ट की ही पेमेंट की, बोला बाकी भाई जैसे जैसे मैं बिक्री करता रहूंगा आपको पेमेंट करता रहूंगा। समझ में आ रही बात? तो ये डिस्काउंट जो होता है ना, ट्रेड डिस्काउंट, याद रखना कैश पे भी दिया जाता है और क्रेडिट परचेज पे दिया जाता है। कैश
दिस डिस्काउंट इज अप्लाइड ऑन कैश और क्रेडिट बोथ। चाहे आप नगद में बेच रहे हो या उधार में बेच रहे हो या उधार में खरीद रहे हो, नगद में खरीद रहे हो, तो ये डिस्काउंट कैश और क्रेडिट दोनों पे ही दिया जाता है। समझ में आ रही है बात? लेकिन देखो नाम में ही यहाँ पे कैश डिस्काउंट साफ साफ लिखा है, कैश डिस्काउंट। भैया नगद दे और डिस्काउंट ले, उधार में नहीं होता। ठीक है, आप गए किसी दुकान पे गए, एक शर्ट खरीदने गए और 600 रुपए का वो शर्ट था, आपके जान पहचान का नहीं है, जान पहचान की बात अलग होती है। आप गए शर्ट खरीदे, आपने उससे बार्गेनिंग भी कर ली, भाई साहब क्या 600 लोगे, 550 में दे दो मुझे शर्ट। ठीक है, उसने बोला ठीक है भाई साहब पैक कर लिया, आपके बात पे सहमत हो गया, पैक करके दे भी दिया आपको। ठीक है, और आप थैला पैक किया और घर चलने लगे। बोला भाई पैसे तो दे, डिस्काउंट तो ले लिया, पैसे तो ला। समझ में आ रही बात? तो कैश डिस्काउंट ये नहीं है कि मतलब कैश डिस्काउंट में मतलब क्या हुआ, जब आप पैसे दे रहे होंगे ना तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा, उधार पे ये डिस्काउंट नहीं होता है। यानी इट इज गिवन ओनली ऑन कैश परचेज और सेल। जब नगद में बेचोगे या खरीदोगे तभी ये डिस्काउंट मिलेगा। आई होप आपको ना ये 2 पॉइंट दोनों के अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, एक पॉइंट और लेता हूं मैं इसमें, याद रखना बच्चों, ये जो मैं करा रहा हूं ना याद रखना, यदि सुनील सर ने कुछ कराया है ना तो होगा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखना। ठीक है, यहां पे लगा देता हूं मैं स्टार, ये लो। ठीक है, खुश रहा करो, खुश रहो, मस्त रहो। ठीक है, जरा ध्यान देना। अब आते हैं ट्रेड डिस्काउंट पे। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है बच्चों? अच्छा एक पॉइंट और बताता हूं कि ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंट के जनरल एंट्री में नहीं दिखाया जाता है। इट इज नॉट शॉन इन जर्नल एंट्री। इसे जर्नल एंट्री में हम नहीं दिखाते हैं, यानी इसकी कोई एंट्री नहीं होती, बिजनेस के अंदर इसकी एंट्री पास नहीं की जाती। ओनली डिस्काउंट अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ गुड्स। सिर्फ जो डिस्काउंट का अमाउंट होगा ना वो वैल्यू ऑफ गुड्स में से लेस कर दी जाएगी। आप जितने का माल खरीद के ला रहे हो, जितने का माल बेच रहे हो, उसमें से डिस्काउंट अमाउंट लेस कर दोगे। कहने का मतलब है कि आपका गारमेंट का शॉप है, आपने एक लार्ज क्वांटिटी में मान लो शर्ट्स का खरीदा, मान लो 20 यूनिट आपने खरीदी कहीं से। ठीक है, आप तो कस्टमर को एक यूनिट करके बेच रहे होंगे या 2 यूनिट करके, आपने एक साथ माल खरीद के लाए तो ट्रेड डिस्काउंट वहां मिला होगा। आपने कहा भाई साहब कितने का पड़ेगा, तो वहां से तो आपको कम रेट में ही मिला होगा ना, डिस्काउंट रेट में मिला होगा। लेकिन जब आपको वहां पे डिस्काउंट रेट मिला होगा तो आपके लिए तो जितने का पैसा गया सिर्फ वही तो आपकी कॉस्ट बनी ना, इसलिए सिर्फ अमाउंट को डिडक्ट किया जाता है। आप तो ये मान के चलोगे भैया मेरे को ये शर्ट ना 400 रुपए की पड़ी है, आप कस्टमर को 600 में बेच रहे हो, तो आप तो अपने माइंड में ये सोच के चलोगे ना कि मुझे ये 400 की पड़ी। आपने जितना वहां पे किया होगा सिर्फ वही आपका कॉस्ट माना जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें सिर्फ क्या किया जाता है, डिस्काउंट अमाउंट को लेस कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है, कैश डिस्काउंट में क्या होता है, ये अकाउंट में दिखाया जाता है। इट इज शॉन इन जर्नल एंट्री, ये जर्नल एंट्री में दिखाया जाता है। बच्चों क्योंकि मैं जनरल एंट्री बता रहा हूं तो मुझे यह बताना जरूरी था कि इसको जनरल एंट्री में नहीं दिखाया जाता है और इसको जनरल एंट्री में दिखाया जाता है। अब मैं एग्जांपल लूंगा ना तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता था। ठीक है बच्चों, तो एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो मैंने आपको कहा कि कैश डिस्काउंट को जनरल एंट्री में दिखाया जाता है, तो पहले हम ये जानते हैं कि कैसे दिखाया जाता है। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट वाले पॉइंट पे आते हैं हम, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को तो हमें जनरल एंट्री में दिखाना नहीं है, सिर्फ जितना डिस्काउंट अमाउंट होगा उतना डिडक्ट कर देना है, लेकिन कैश डिस्काउंट को तो दिखाना है ना। तो कैश डिस्काउंट को कैसे दिखाना है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, कैश डिस्काउंट को हम 2 तरीके से दिखाते हैं। एक डिस्काउंट अलाउड होता है, डिस्काउंट अलाउड होता है, और दूसरा होता है डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव मेरे बच्चों यदि आप नॉर्मल सोचोगे ना तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि डिस्काउंट अलाउड क्या हुआ और डिस्काउंट रिसीव क्या हुआ। आप हमेशा याद रखना, जब आप यानी आपके बिजनेस से कोई माल आप बेच रहे होंगे, जब आप बेच रहे होंगे कैश में, तब आपने डिस्काउंट अलाउड किया होगा। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, जब हम सेल कर रहे होते हैं तो हमें क्या हो रहा होता है, डिस्काउंट अलाउड।
तो जब आप डिस्काउंट अलाउड, सोच के देखो 100 रुपए का कोई सामान है, आपने किसी कस्टमर को 90 रुपए में बेचा, तो 10 रुपए आपने क्या किया, उसको डिस्काउंट अलाउड किया है, तो आपके लिए तो 10 रुपया लॉस हुआ ना। तो डिस्काउंट अलाउड आपके लिए क्या होता है, लॉस होता है, ये लॉस होता है, इसलिए इसको कहां दिखाया जाता है, डेबिट साइड में। ठीक है, अब इसी तरीके से आते हैं डिस्काउंट रिसीव। सोच के देखो आपको डिस्काउंट कब मिलेगा, आपको डिस्काउंट जब भी मिलेगा जब आप कहीं पे पैसे दे रहे होंगे, तब ना डिस्काउंट मिलेगा। यानी कहने का मतलब है जब आप परचेज कर रहे होते हो, जब आप क्या कर रहे होते हो, कोई चीज परचेज कर रहे होते हो, तब आपको डिस्काउंट रिसीव। से कॉमन सेंस लगाओ, आप कोई सामान खरीदने गए ना, वहां पे आप परचेज करने गए, आपने कहा भाई 600 का है, चल यार 550 रुपए का दे दे। तो जब आप परचेज करने जाते हो ना बच्चों, तब आपको डिस्काउंट रिसीव होता है। तो जब आप परचेज करने गए और आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो आपको होगा फायदा वहां से, क्योंकि 600 की जगह आपको सिर्फ 550 रुपए देने पड़ गए, यानी 50 रुपए का आपको फायदा हो गया। इसलिए इसको कहां दिखाया जाता है, क्रेडिट साइड में। और सबसे अच्छा तरीका होता है समझने का, ये एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने मान लो लिख दिया पेड नहीं, रिसीव्ड ₹1400 और डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम माया ₹1400 और डिस्काउंट अलाउड टू माया। हमें माया से 1400 रुपए मिले और हमने माया को 100 रुपए का डिस्काउंट दिया। ठीक है, मैं बच्चों एक मंत्र दे रहा हूं, ध्यान रखना आप, क्योंकि ना ज्यादातर बच्चे ना इसी में गलती कर देते हैं, डिस्काउंट डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में लिखूं। एक मंत्र देता हूं, जब भी ये रिसीव्ड वर्ड लिखा आ जाए, रिसीव्ड, ठीक है ना, रिसीव्ड का मतलब क्या हुआ, पैसा आया। ठीक है, पैसा आया होगा आपके पास, तो जब भी पैसा आया होगा तो आप क्या जनरल एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट। पैसा आया, जब आपके पास पैसा आएगा ना, तो आपने किसी को डिस्काउंट दिया होगा। ये लंगोटिया यार होते हैं, कैश अकाउंट डेबिट है तो डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट आएगा, जहां कैश आएगा वहीं डिस्काउंट आएगा, ये याद रखना। ठीक है, तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनी है, गाना सुना तुमने, तो डिस्काउंट के साथ, कैश के साथ डिस्काउंट नहीं छोड़ता साथ। ठीक है, यदि डिस्काउंट वाला पॉइंट आ गया तो कैश के साथ ही डिस्काउंट आएगा, लेकिन डिस्काउंट डेबिट में आ रहा है तो क्या लिखोगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है, गाना सुना है ना, नहीं सुना है तो सुन लेना। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट, फिर क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और भैया किससे रिसीव हुआ है, माया से। ठीक है, कैश कितना रिसीव हुआ, देखो रिसीव के सामने कितना अमाउंट है, 1400 रुपए रिसीव हुआ है। डिस्काउंट कितना मिला है, 100 रुपए, यानी माया से 1500 रुपए लेने थे, माया से हमें 1500 रुपए लेने थे, 1400 रुपए ही मिले, तो 100 रुपए का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। तो भैया मंत्र याद रखना, रिसीव्ड लिखा है, इसका मतलब कैश डेबिट में आएगा, तो कैश डेबिट में आएगा तो तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनी है, याद रखना। तो डिस्काउंट भी कहां आएगा, डेबिट में आएगा, कैश डेबिट डिस्काउंट डेबिट। और डिस्काउंट डेबिट में आता है तो किस नाम से आता है, डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, इसी तरीके से अब दूसरा एग्जांपल, मान लो लिखा है पेड टू मोहिनी ₹1200 और डिस्काउंट लिखा हुआ है हमारा ₹300। तो बच्चों अभी मैंने बताया, देखो यहां पे क्या लिखा है, पेड। पेड का मतलब क्या हुआ होगा, पैसे गए होंगे। जब हम पैसे देते हैं ना किसी को, तब हमें डिस्काउंट रिसीव होता है। जब हमें पैसे मिलते हैं ना, तो डिस्काउंट अलाउड किया जाता है, यानी हमने डिस्काउंट दिया होता है किसी को। कॉमन सेंस लगा लो, आपको किसी ने पैसा दिया ना, तो आपने डिस्काउंट अलाउड किया होगा, और आपने किसी को पैसा दिया होगा ना, तो आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ होगा। बस इतनी सी बात है भाई। तो हमने मोहिनी को पेमेंट की है 1200, पैसे किसको दिया मैंने, मोहिनी को। मोहिनी नाम है, यहाँ पे मोहिनी रिसीवर है, क्या करेंगे हम, मोहिनी को कर देंगे डेबिट, मोहिनी डेबिट। ठीक है, और टू पेड लिखा ना, तो टू कैश अकाउंट। और डिस्काउंट वाली बात आ गई, तो डिस्काउंट भी कहां चला जाएगा, क्रेडिट में, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट। मंत्र तो मैंने आप लोगों को दे दिया, कैश क्रेडिट में है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में है ना। गाना याद रखोगे, अपने आप याद आ जाएगा कि कैश क्रेडिट में गया तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में जाएगा।
ठीक है, ये याद रखना। तो बच्चों मान लो यहाँ पे पेड होता है, बाई चेक लिखा होता तो यहाँ कैश की जगह बैंक आ जाता, तो बैंक के साथ भी डिस्काउंट क्रेडिट में आ जाता है। कैश या बैंक के साथ आपका क्या होगा, डिस्काउंट क्रेडिट में आ जाएगा। यदि कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट, बैंक क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट, ठीक है। इसी तरीके से कितना होगा, कैश की कितनी पेमेंट हुई है 1200, 300 रुपए डिस्काउंट, यानी टोटल 1500 रुपए थे, ठीक है। तो 1500 में से 1500 रुपए मुझे देने थे मोहिनी को, लेकिन हमने पेमेंट किया 1200, 300 रुपए का मुझे डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। एक एग्जांपल और लेता हूं। कई बार हमें समझना पड़ता है कि कई बार देखो मैंने यहाँ पे खुल के लिखा है डिस्काउंट, कई बार खुल के लिखा हुआ नहीं रहता, ऐसे लिखा रहेगा। मान लो लिखा है रिसीव्ड रुपीज 1400 फ्रॉम पिंकी इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज 1500। कभी भी ये वर्ड लिखा आ जाए, हमें रिसीव हुआ है पिंकी से 1400 रुपए, इन फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा आ जाए, फुल सेटलमेंट, जबकि 1500 रुपए लेने थे और फुल सेटलमेंट हो गया, 1500 लेने थे लेकिन 1400 में ही फुल सेटलमेंट हो गया, इसका मतलब यहां भी 100 रुपए का क्या है, डिस्काउंट है। तो भैया वही वाली बात, रिसीव हुआ है, ठीक है। मान लो रिसीव्ड रुपीज 1400 बाई चेक लिख लेता हूं, थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं हल्का सा, चेक से रिसीव हुआ है, तो रिसीव लिखा है ना, तो भैया रिसीव हुआ है तो आया होगा तो कैश की जगह क्या लिखेंगे, बैंक लिखेंगे, भी चेक से रिसीव हुआ है, क्या लिखोगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट। 1400 रुपए आया है, जबकि आना कितना चाहिए था, 1500 फुल सेटलमेंट हुआ, यानी 100 रुपए का यहाँ पे जो डिफरेंस है ना, ये 100 रुपए का वाला हमारा क्या है, ये 100 रुपए जो है ना यहाँ पे, ये मेरा डिस्काउंट है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 1400 रुपए, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100 रुपए टू पिंकी। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं एग्जांपल लेता हूं जिसमें ट्रेड डिस्काउंट भी आएगा और कैश डिस्काउंट भी आएगा, ताकि आपको और समझ में आ जाए। चलो बच्चों और एग्जांपल लेते हैं जिसमें ट्रेड डिस्काउंट भी आ जाए, ताकि आप लोग को यह पता लग जाए कि मैंने कहा था कि ट्रेड डिस्काउंट को जनरल एंट्री में नहीं दिखाते हैं, सिर्फ अमाउंट डिडक्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे, जैसे मान लो लिखा है सोल्ड गुड्स टू माया रुपीज 10,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने गुड्स बेचा है माया को 10,000 वाला, जिस पे ट्रेड डिस्काउंट लगा है 10%। तो आपको कुछ नहीं करना, 10,000 रुपए का कॉस्ट हो गया, लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, टीडी लिख दे रहा हूं समझ जाना, 10% है, तो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1,000, ठीक है। तो 1,000 आप इसमें से लेस कर दोगे तो कितना अमाउंट आ गया, 9,000। तो आपको जो जनरल एंट्री करनी होगी 9,000 से एंट्री करनी होगी, मतलब आपको वो डिडक्शन करने के बाद जो अमाउंट आएगा ना, उससे आपको जनरल एंट्री करनी है। तो आपने सोल्ड किया गुड्स किसको, माया को। मैंने आपको बताया था जब नाम लिखा हुआ आ जाए ना, कहीं कैश का नाम नहीं है, कहीं भी कैश का नाम ना हो, नाम लिखा हुआ आ जाए तो क्रेडिट सोल्ड सेल हुआ है यहाँ पे। तो क्रेडिट सेल हुआ है तो यहाँ पे रिसीवर कौन है, माया। यहाँ पैसा नहीं मिला मुझे, यदि कैश लिखा होता तो पैसा आ रहा होता, लेकिन नहीं, यहाँ पे कैश नहीं है, नाम लिखा हुआ उधार में है। तो उधार में कभी भी हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो वहां पे उस पर्सन का नाम आता है, ठीक है। तो माया डेबिट टू सेल्स अकाउंट, लेकिन कितने अमाउंट से करेंगे जनरल एंट्री, 9,000 से करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस 1,000 की जनरल एंट्री में कोई काम नहीं है, यही चीज मैंने वहां लिखवाया था कि सिर्फ अमाउंट डिडक्ट किया जाता है, क्योंकि वैल्यू ऑफ गुड्स हम अमाउंट डिडक्शन के बाद जो आता है वो मान के चलते हैं। यानी हमारे बिजनेस में 9,000 से इफेक्ट पड़ेगा, समझ में आ रही बात, ना कि उस 1,000 से कोई फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। तो आपको याद रखना है हमेशा के लिए कि ट्रेड डिस्काउंट से ऊपर कोई भी चीज है ना, उनकी वैल्यू नहीं देनी आपको जनरल एंट्री के अंदर। जनरल एंट्री के अंदर उसके नीचे वाली वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। और देख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सोल्ड लिया, मान लो परचेज लिखा हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम माधुरी रुपीज 5,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट है
ट्रेड डिस्काउंट मान लो मेरे पास 10% का है, तो 5000 का 10% हमारा 500 हो जाएगा। यानी 5000 में से लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, 10% कितना लेस हो जाएगा, 500 रुपये लेस हो जाएगा, यानी 4500 रुपये। यानी जनरल एंट्री आपको कितने से करनी है, 4500 से। परचेज किया तो क्या लिखोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू माधुरी, और कितने अमाउंट से कर दोगे, 4500, 4500। आई होप अच्छे से आ रहा होगा समझ में। और ले लेते हैं बच्चों एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, या सोल्ड गुड्स टू सलमा कॉस्टिंग रुपीज 10,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। ठीक है, क्या हुआ, हमने सामान बेचा है सलमा को, कीमत थी 10,000, ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी है। ये मैंने जनरल एंट्री ऐसा ले लिया, इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी है। जरा ध्यान देना, तो हमने 10,000 का माल बेचा, अपना वर्किंग नोट में आप ऐसे निकाल लिया करो, मतलब रफ काम में ऐसे कर लिया करो। अकाउंट में रफ वर्क को वर्किंग नोट कहा जाता है, तो साइड में ऐसे निकाल लिया करो। 10% लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 10,000 का 10% कितना हो गया, 1,000, यानी कितना हो गया, 9,000। लेकिन उसके बाद भी हमने कैश डिस्काउंट दिया है, कैश डिस्काउंट कितना है, 2%। लेस करेंगे कैश डिस्काउंट, भैया डिस्काउंट हमेशा लेस ही होता है, चाहे ट्रेड हो चाहे कैश हो। 2% निकालेंगे 9,000 का, 2% निकालेंगे 9,000 का 2% निकालेंगे तो 180 लेस हो जाएगा आपका। तो 180 लेस होगा तो आपका आ जाएगा 0.2, और ये हो जाएगा 8,820। ठीक है ना, तो 8,820 रुपए का आपका यहाँ पे अमाउंट, नेट अमाउंट निकल के आ रहा है। तो मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था ट्रेड डिस्काउंट से ऊपर कोई भी जनरल एंट्री में नहीं आना, जनरल एंट्री अब इससे आएगा। तो आप जरा ध्यान देना, यहाँ पे मैंने सोल्ड किया है गुड्स सलमा को, और कभी भी कैश डिस्काउंट लिखा गया ना, इसका मतलब नगद में बेचा है, यानी सलमा का कोई नाम आना ही नहीं अब, है ना। सलमा को बेचा है लेकिन कैश डिस्काउंट आ गया ना, इसका मतलब कैश डिस्काउंट कब मिला होगा, कैश डिस्काउंट कब मिलता है, जब कैश में पेमेंट हुई होगी। तो समझ में आ रही बात। तो आपने माल बेचा तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन जब आपने माल बेचा होगा तो आपके पास इतना ही रुपया आया होगा, क्योंकि ये तो ट्रेड डिस्काउंट हो गया, आपने कैश डिस्काउंट 180 दे दिया, तो आपके पास सिर्फ इतने ही रुपए आए होंगे, तो 8,820। जहां कैश आता है वहीं पे डिस्काउंट आता है, मैंने आपको बताया था अभी। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, इसको आपको दिखाना है। ये आपका कैश डिस्काउंट है, ये तो आपकी जनरल एंट्री में जाएगी ही जाएगी, मैंने आपको समझाया था। तो कैश डेबिट में है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो गया, कितने से, 180। और टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट कितने का दिखाओगे, 9,000। यानी आपको ये समझ में आ रहा है कि कैश डिस्काउंट के बाद जो लेस करके आएगा वो तो कैश से दिखा रहे हैं। ये हमारा सेल हो गया, इतने अमाउंट की वैल्यू सेल हुई है, और ये आपका कैश डिस्काउंट हो गया। तो आपको ऐसे दिखाना है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि कैश डेबिट में आया तो डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट में आएगा। ठीक है, और टू सेल्स अकाउंट। आई होप अच्छे से आ रहा होगा। इसी तरीके से सेल है तो परचेज में भी हो सकता है, परचेज में भी देख लेते हैं हम एक, परचेज में भी देख लेते हैं। परचेज गुड्स, परचेज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। चलो 5,000 ले लेता हूं, अमाउंट थोड़ा अलग कर लेता हूं, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, मैंने ये ले लिया। ठीक है बच्चों, तो हमने यहां पे परचेज किया है, ठीक है, 10,000, 5,000 का, ठीक है, जिसपे ट्रेड डिस्काउंट है और 5% कैश डिस्काउंट भी है। तो अब पहले आप निकाल लो, 5,000 में से लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 10%, पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस होता है, 10% लेस करोगे तो कितना आएगा, 500 लेस हो गया, तो 4,500 हो गया। लेस करेंगे कैश डिस्काउंट 5% बता रखा है, तो 4,500 का 5% निकालेंगे,
225 हो जाएगा। ठीक है, 225 रुपये आप लेस करोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा मेरा 275 यानी 4275 रुपये का होगा। तो 4275 रुपये यहाँ पे आपने परचेज किया है बच्चों, परचेज किया है तो माल तो आ गया होगा आपके पास, पैसे चले गए होंगे। ठीक है, क्योंकि कैश डिस्काउंट है तो पैसे गए होंगे। ठीक है, नाम भी लिखा रहता तो नाम से कंफ्यूज मत होना, कैश डिस्काउंट वाला पैसे गए होंगे। समझ में आ रही बात? तो आप जरा ध्यान देना, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट में आ जाता है, टू कैश अकाउंट। मैंने आपको बताया, क्या बताया, मैंने बताया था भैया ट्रेड डिस्काउंट से ऊपर जो भी चीज है ना ये तो जनरल एंट्री में आना नहीं है। तो अब आपकी ये परचेज वैल्यू हो गई, ये आपका कैश डिस्काउंट हो गया और ये आपको कैश मिला होगा, सॉरी कैश पेमेंट की होगी आपने यहाँ पे, तो वो परचेज वैल्यू होगी। तो परचेज अकाउंट डेबिट 4500 रुपए, पैसे गए आपके पास से कितना 4275। जब कैश क्रेडिट हुआ है तो डिस्काउंट भी कहाँ चला जाएगा मेरा, क्रेडिट में, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। यदि आप सिर्फ डिस्काउंट अकाउंट भी लिखते हो तो भी समझ में आता है, यदि क्रेडिट में डिस्काउंट अकाउंट का मतलब रिसीव ही होता है। ठीक है, कितने से हो गया मेरा 225 से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। वीडियो काफी लेंदी हो जाएगी इसलिए आज यहीं पे छोड़ता हूं, मैं यहां तक लेक्चर कंप्लीट करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा जिसमें सारा मिक्सअप होगा, जितने भी मैंने टॉपिक कराए हैं। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में जरूर आप लोग देखना, नेक्स्ट लेक्चर को जरूर देखना, क्योंकि अब सारा मिक्सअप लेकर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। एक दो कुछ पॉइंट बचे होंगे तो उस क्वेश्चन में कवर करा दूंगा। समझ में आ रही बात? ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ओके बच्चों, और वीडियो हमारे अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बच्चों, ओके, बाय बाय, टेक केयर।